प्रकार के नमक का सेवन करना चाहिए? सर आयोडीन युक्त। वेरी गुड। आयोडीन युक्त नमक अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बनता रहता है और उपापचयी क्रियाएं ठीक से संचालित होती हैं। और अगर ये कम हो गया, डेली वाला नमक खाते रहे और ऐसा नमक जिसमें आयोडीन नहीं है, तो हमारा गला फूल जाता है और मोटा सा या गांठ बन जाता है, रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। इससे बचना है तो आयोडीन युक्त नमक खाना है। तीसरे नंबर की ग्रंथि बताएं, इसका नाम क्या है? पैराथायराइड। बच्चों जो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसी के पास में नीचे की ओर एक और दूसरी ग्रंथि लगी रहती है जिसका नाम है पैराथायराइड। क्या नाम है? इसमें आपकी चित्र में नहीं दिया है। पैराथायराइड। हाँ, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसी के नीचे लगा होता है और ये होती है ग्रंथि पैराथायराइड। इस पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? हार्मोन। हाँ, सभी बच्चे किताब जरूर खोल लें। मैंने बताया किताब आपकी बहुत अच्छी है, इसी को पढ़ना है, बात समझना है केवल। पैराथ हार्मोन निकलता है, इसका काम क्या है बच्चों? रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ाना। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारी जो हड्डियां बनी होती हैं वो कैल्शियम और दांत कैल्शियम फास्फोरस से बने होते हैं, तो इनकी मात्रा कम हो जाएगी तो दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगे। तो ना तो इनकी ज़्यादा मात्रा चाहिए ना कम चाहिए, इनकी मात्रा को रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का काम जो हार्मोन करता है उसका नाम है पैराथार्मोन। अगर ये हार्मोन कम हो जाएगा तो हमारी हड्डियां कैसी हो जाएंगी? कमजोर। तो इसलिए इस हार्मोन का भी हमारे शरीर में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शारीरिक गतिविधियों का समन्वय बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है। अगला हार्मोन का नाम बच्चों क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। इस ग्रंथि का नाम हमने उदाहरण में भी बताया था, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, या हम कहें वृक्क से लगी हुई ग्रंथि या गुर्दे से लगी हुई ग्रंथि। इससे निकलने वाला हार्मोन एड्रीनेलिन हार्मोन। और ये एड्रीनेलिन हार्मोन क्या काम करता है? क्रोध, चिंता या उत्तेजना की अवस्था में संयोजन करता है। तनाव के संयोजन का कार्य करता है। जब हमें तनाव हो जाता है, जब गुस्सा आती है, चिंता होती है, उत्तेजना हो जाती है, तब जब हमें गुस्सा आती है तो उसमें एक तरह का ये संयोजन बनाता है, हम कहें एक तरह का समन्वय स्थापित करता है, उसे शांत करने के तो उसमें उसके दौरान जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उन्हें करता है और शरीर को उसके लिए तैयार करता है। उसमें जो परिवर्तन उस दौरान हमारे शरीर में होते हैं उनको करने का कार्य ये हार्मोन करता है जिसका नाम है एड्रीनेलिन। और उनको फिर से दोबारा नॉर्मल करने का काम कौन सा हार्मोन कर रहा था? जैसे हमने बताया, आंखें बड़ी बड़ी हो जाना, जोर जोर से चिल्लाना, गुस्सा करना, बीपी बढ़ाना, इसे नॉर्मल करने के लिए कौन सा हार्मोन था? नॉरएड्रेनालिन। कौन सा था? नॉरएड्रेनालिन, जो चार्ट में नहीं है। आगे की ओर देखो, 5 नंबर पे कौन सा हार्मोन, कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। हाँ, अग्नाशय ग्रंथि किस आकार की होती है? सेम के बीच के आकार की। कान के बीच के। रॉन्ग, गलत। ये पत्ती के आकार की होती है। कैसी होती है? पत्ती के आकार। और सेम के बीच के आकार की कौन सी ग्रंथि थी? वो हमारा था गुर्दा। क्या था? वृक्क होता है सेम के बीच के आकार का। और पत्ती के आकार का कौन हो गया? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का अंग्रेजी में नाम क्या है? ब्रैकेट में लिखा है, बताओ। सर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। किसने दिया उत्तर? ये मयंक के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ, ये ध्यान से पढ़ रहा है। हाँ, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे तो हमारे उत्तर आपकी किताब में ही हैं, हम वहीं से पूछ रहे हैं, अलग से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। आप ध्यान से बस किताब को देखते जाइए और कानों से सुनिए। अग्नाशय ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। इसका आकार कैसा होता है? पत्ती के आकार का। और इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन।
और इसका कार्य क्या है, हमारे शरीर में क्या काम है इंसुलिन का, पढ़ के बताएं। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। और इसकी कमी से डायबिटीज होता है। डायबिटीज होता है। हाँ, मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह। तो इसमें एक बहुत बढ़िया बात की है, हमारी रक्त में शर्करा की या शुगर की या हम कहें ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। उससे अगर मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का नाम मधुमेह है। इसी को अंग्रेजी में हम डायबिटीज़ कहते हैं। और जब ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो शरीर को सही रूप से संचालित करने के लिए डॉक्टर लोग उनके लिए कुछ पहले टैबलेट्स देते हैं और उससे काम नहीं चलता है तब फिर इंसुलिन का हार्मोन का इंजेक्शन उन्हें देना पड़ता है। लेकिन इसके एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों, ये इंसुलिन हार्मोन हमें ऐसे ही बिना किसी डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए। इसकी एक बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। अगर हमने जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हार्मोन ले लिया तब फिर ये हो सकता है हमारे रक्त की जो शर्करा है वो नील हो जाए, या हम कहें हमारे खून में शर्करा की मात्रा खत्म हो जाए। और शर्करा हमारे शरीर का ईंधन होता है, तब हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, हम बोल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, ये सारी क्रियाएं रुक जाएंगी और हमारी मौत हो जाएगी। इस दशा को हम इंसुलिन शॉक कहते हैं। बच्चों बहुत ज़रूरी है जिनके घरों में जो लोग डायबिटिक पर्सन हैं तो वो अपने पास ग्लूकोज का एक शीशी में रखते हैं ग्लूकोज। अगर ऐसा कभी लगे उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, उन्होंने गोली लेने पर उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगी है, तो हो सकता है वो इंसुलिन शॉक की स्थिति हो, ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया हो, अपने आप ही घर में लगा लेते हैं बिना जानकारी के, तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो इस ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि वो अपने साथ शुगर को रखें और जैसे ऐसा कुछ लगे हमारे शरीर में कुछ कमजोरी या चेतन जैसी अवस्था लगे तो हम फ़ौरन ग्लूकोज खा लें, तो हमारे शरीर में जो शुगर है वो पूरी हो जाती है और शरीर सही रूप से संचालित होने लगता है। तो पहली बात तो यह है कि हम बिना किसी डॉक्टरी सलाह के इंसुलिन का इंजेक्शन ना लें और हम अपनी दिनचर्या ठीक से रखें। हम अपने भोजन में डायरेक्ट शुगर सोर्स ना लें, चीनी ना खाएं, इनडायरेक्ट सोर्स यूज करें, तो हमारी इस समस्या से निदान हो सकता है। नेक्स्ट ग्रंथि हमारी 6 नंबर की ग्रंथि क्या लिखा है नाम बच्चों? ये कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कहाँ पाए जाते हैं? ब्रैकेट में लिखा है सर, नर में पाए जाते हैं। नर क्या होता है? सर, आदमी। बहुत बढ़िया बढ़िया। नर जो पुरुष है, हाँ, जैसे कुत्ते का नर क्या होएगा? कुत्ता ही होएगा। और उसका मादा क्या कहलाएगा? कुतिया। ऐसे ही हर एक एनिमल में एक नर होता है और एक मादा होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो नर के अंदर 2 वृषण होते हैं। आपको बताया जो पेशाब करने का यंत्र है उसके दाएं बाएं जो 2 गोलियां लटकी हुई हैं उन्हीं का नाम वैज्ञानिक भाषा में वृषण है और इसको अंग्रेजी में हम टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टिस। और ये हम टेस्टिस इसलिए बता रहे हैं कि उसी अंग्रेजी नाम से इस हार्मोन का नाम पड़ा है। टेस्टिस से बना है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। हाँ, ऐसे ही एड्रीनल ग्रंथि नंबर 4 पे थी। एड्रीनल से क्या निकल रहा था? एड्रीनेलिन। एड्रीनल अंग्रेजी नाम है इस ग्रंथि का और उससे जो हार्मोन निकल रहा है उसका नाम है एड्रीनेलिन। ऐसे ही आपने देखा इसमें जो हमारा टेस्टिस है उससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है? टेस्टोस्टेरोन। और ये पुरुषों में निकलता है। इस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या कार्य है बताएं जरा। जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। ठीक। और शुक्राणु के निर्माण करता है। शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। देखिए अभी हमने बताया, जैसे आपने देखा हो जब बच्चे छोटे होते हैं, मान लो 2, 4, 5 साल तक लड़के और लड़की अगर कपड़े बदल लें तो हम पहचान पाते हैं। कभी कभी लड़के को कहते हैं बहुत सुंदर लड़की है, उसके बाल बड़े हो गए। और कभी कभी लड़के को हम लड़की कह देते हैं और लड़की को लड़का कह देते हैं। पता ही नहीं चलता है ये लड़का है या लड़की।
फिर जिन चीज़ों के द्वारा हम पहचान पाते हैं वो थोड़ा बड़ा होने लगता है। तो जिन चीज़ों को देखकर 12, 15, 16, 18 साल पर आप देखते हो लड़कों के क्या निकलने लगती हैं, ये मूछें, और क्या निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा, दाढ़ी, दाढ़ी। आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी। शरीर पर क्या हो जाते हैं, शरीर पर देखोगे बाल। ये तमाम लक्षणों को प्रकट करने का ये सारे लक्षण कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीय लैंगिक लक्षण। पुरुषों के अंदर, स्त्रियों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं जिन्हें देखकर हम ये पहचान पाते हैं कि ये नर है, ये मादा है। उन लक्षणों को विकसित करने का कार्य जो हार्मोन करता है पुरुषों में, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टिस से निकलता है। अगली ग्रंथि और अगला हार्मोन का नाम बच्चों बताओ जरा। अंडाशय। अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं, मादाओं में। मादा में कितने अंडाशय होते हैं, ये तो पता नहीं है। पुरुषों के टेस्टिस देखे होते हैं लेकिन स्त्रियों के अंडाशय हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ये पेट के अंदर यहाँ पर होते हैं, टुड़ी के नीचे पेट में अंदर होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। और इनकी संख्या भी 2 ही होती है। वृषण में शुक्राणु बनते हैं, इसी प्रकार अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। कौन बनते हैं, अंडाणु। और अगले पाठ में हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु क्या करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु ही मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जिससे एक नए, अगला पाठ जो है जनन है, जीवों में जनन, उसमें पढ़ेंगे। अभी आप अब वहाँ जाए नहीं, अगले पाठ में पढ़ेंगे। हम एक बात बता रहे थे कि अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं, पुरुषों के जो वृषण है उसमें शुक्राणु बनते हैं। ये जनन क्रिया में भाग लेते हैं और एक बच्चे के जन्म को देते हैं। इनसे जब बच्चे का जन्म होता है, इसीलिए इन्हें युग्मक कहते हैं। इनका नाम युग्मक है या गैमीट्स है। तो आपसे प्रश्न आ जाए नर गैमेट का नाम, नर युग्मक का नाम बताओ, तो शुक्राणु, और मादा युग्मक का नाम बताओ तो अंडाणु। अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में। अब हम बात करें इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, देख के बताइए। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसने नाम बताया, सर अर्चना पांडे। अरे बहुत बढ़िया, अर्चना पांडे, बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप। और ऐसे ही किताब को ध्यान से पढ़ना भी आना चाहिए। और इसका कार्य बताइए, देखें कौन बताता है इसका कार्य, जल्दी से। क्या कार्य, के विकास को प्रेरित करना, और इसके अलावा अंडाणुओं को निर्माण को नियंत्रित करना। बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब। इसके 2 कार्य हो गए कि जैसे हमने बताया पुरुषों में दाढ़ी और मूछ निकल आती है, ऐसे ही जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनके शरीर में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, आवाज़ थोड़ी पतली होती है, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आती है। शरीर में ऐसे जो परिवर्तन होते हैं जिसे देखकर हम पहचान पाते हैं ये लड़की है। इन अंगों के विकास के लिए जो हार्मोन काम करता है, उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। इसके अलावा उनके शरीर में अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है, और उन अंडाणुओं के निर्माण का जो कार्य है वो एक हार्मोन करता है। इसी हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। बच्चों, जो लड़कियों के लिए जो टीन एज की लड़कियां होती हैं, जो किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं, उनके शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं बचपन की उम्र की तुलना में, और उनके मासिक धर्म प्रारंभ होता है। तो उस मासिक धर्म संबंधी जितनी गतिविधियां होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, अंडाणु का निर्माण होता है, उन क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उनके अंडाशय में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। इसके अलावा भी और हार्मोन हैं जो स्त्रियों में स्त्री संबंधी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करते हैं। तभी कभी कभी उनके शरीर में मासिक धर्म अनियमित हो जाते हैं तो हम उन्हें कुछ पिल्स देते हैं, टैबलेट्स खाने को देते हैं। एक्चुअल में वो टैबलेट्स के अंदर हार्मोन ही होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से उनके मासिक धर्म अनियमित हो जाते हैं, और इन गोलियों को खाकर डॉक्टर उनको नॉर्मलाइज कर लेता है। तो इन गोलियों को भी हमें जैसे डॉक्टर बताता है वैसे ही खाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी हार्मोन हैं। इन हार्मोन्स की एक दूसरी बड़ी बात, हार्मोन्स की हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि ये हार्मोन
जितनी मात्रा चाहिए उससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो भी हमारे शरीर में अनेक तरह की अनियमितताएं पैदा करते हैं या हम कई बीमारियां पैदा करते हैं, जिसे हम अन्य उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने जाना इस प्रकार हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर जो जीवन की क्रियाएं हैं उनको बनाए रखने के लिए, उनको सही ढंग से संचालित करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनके द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं के अंदर एक समन्वय बना रहता है, या हम कहें एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है, एक सामंजस्य बना रहता है। इस प्रकार ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। बच्चों, चूंकि यहाँ पर हम जीवों में अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ हमने पूरे उदाहरण मनुष्य के लिए थे। अब अगले पेज पर एक हेडिंग दिया है, पौधों में समन्वय। क्या दिया है? पौधों में समन्वय। अब प्रश्न उठता है क्या पौधों में तंत्र का तंत्र होता है? तो आंसर क्या होगा? नो, नहीं होता। अच्छा, आपके शरीर में कोई सुई चुभे तो आपको दर्द होता है? बताओ। यस सर। अगर पौधे में हम सुई चुभे या वहां आरी से भी काटे तो पौधा चीखता है क्या? नहीं, क्योंकि दर्द का एहसास कराने वाला जो हमारा तंत्र का तंत्र है वो वहां नहीं होता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या उनके शरीर में हार्मोन्स होते हैं पौधों के? तो आंसर इज यस। पौधों के शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं। तो अगले पेज को किताब जरा खोल लें और हम इन हार्मोन्स के बारे में बात कर लें। पौधों के शरीर में कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनके क्या कार्य हैं, एक चार्ट के रूप में दिया गया है। आपने कभी एक बात देखी होगी, एक पहले गतिविधि के बारे में बात करेंगे फिर इस चार्ट को पढ़ेंगे। समय कितना है? हो जाए। बच्चों, जैसे आपने कभी देखा होगा किसी गार्डन में, या आपने देखा होगा किसी गार्डन में गए हो तो वहाँ पौधे की ही तार की बाउंड्री नहीं बनाते हैं, पौधे लगा देते हैं और उन पौधों की कटिंग करते रहते हैं तो पौधे छतरियाए जाते हैं और घने घने हो जाते हैं। पत्तियां लगातार काटते रहते हैं तो वो लंबे नहीं होते, घनी घनी उनमें शाखाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी बाउंड्री बन जाती है, उसे हैज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कितने बच्चों ने ऐसी कोई पौधे लगे हुए, फिर उसकी माली कटिंग करता है तो वहाँ एक दीवार जैसी बन जाती, बाउंड्री बन जाती है, उसे देखा किसी बच्चे ने? मैंने देखा है। क्या? मैंने देखा है। अरे बहुत बच्चों ने देखा भाई। तो ऐसा आपने देखा जब हम किसी पेड़ की शाखाओं, आपने एक और भी पेड़ देखा हो जैसे पीपल का, बरगद का, गमले में लगा लेते हैं और उस गमले में लगे हुए पेड़ होते हैं। पाकड़ का वैसे तो वो जमीन में लगाया जाता है लेकिन गमले में ही उग जाता है। बरगद का उसकी कटिंग करते रहते हैं ऊपर और उसका तना मोटा होता रहता है, जड़ें निकल आती हैं। ऐसे पौधे को कहते हैं हम बोनसाई। क्या कहते हैं? बोनसाई प्लांट। तो ऐसे ही बहुत सारे पौधे होते हैं। अगर हम उसकी ऊपर, जैसे पौधा है, इसके ऊपर की जो यहाँ टिप को काट दें तो इसके साथ साइड में जो शाखाएं होती हैं, कली होती है, वो निकल आती हैं। तो पौधे में बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं। जैसे तुलसी का ही पेड़ ले लो, ऊपर से कली काट दो, ऐसे ऊपर कली काट दो, ऊपर वाली जो शाखा है उसे काट दो, या हम कहें ऊपर वो बताया था, कौन सा ऊतक बताया था? प्रभाजी ऊतक, विभज्य ऊतक, उसे काट दो तो साइड में जो कली होती है वो निकल आती हैं ऐसे। तो ज्यादा शाखाएं हो जाती हैं, घनी घनी शाखाएं निकल आती हैं। आपने सोचा कभी इसके अंदर, इन ऊतकों में ऐसा कौन से पदार्थ होता है जिसकी वजह से वो तना ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है? कभी सोचा? आपकी किताब में पेज नंबर ऊपर से 3 लाइनें छोड़ दो, पौधों में समन्वय। फिर क्या लिखा है, पढ़ो जरा। चना मटर के खेतों में पौधे की प्रारंभिक अवस्था में किसान उन्हें ऊपर से खोंट लेते हैं। जैसे बथुआ तोड़ते हैं, बथुआ ऐसे करके। यस सर। तो ऊपर से तोड़ लेना मतलब खोंट लेना। तो हम पौधों को जब ऊपर से तोड़ लेते हैं, उसका वजह होती है ऊपर एक हार्मोन होता है, पादप हार्मोन, उसका नाम होता है ऑक्सिन। क्या नाम होता है? ऑक्सिन। और ऑक्सिन हार्मोन तने को ऊपर की ओर बढ़ाता है, और जब वो हम तोड़ देते हैं तो उस हार्मोन का असर खत्म हो जाता है और साइड में जो कलिकाएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, जिससे तने में ज़्यादा शाखाएं आ जाती हैं, उसमें ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा बीज बनते हैं।
तो इस तरह से ज़्यादा शाखाएं लगने से जो हमारा पौधा है उसकी बढ़वार अच्छी हो जाती है। तो ये एक्चुअल में किस वजह से करते हैं, ये बात रहस्य की है। जो बागवानी करते हैं वो पौधों को ऊपर से क्यों काटते हैं, ताकि वो ऊपर लंबा ना हो और छितरिया जाए, दाएं बाएं उसकी शाखाएं निकल आए। तो एक्चुअल में ये पादप हार्मोन्स की वजह से होता है, और इस हार्मोन का नाम था ऑक्जिन, जो शीर्ष पर होता है। अब आप इसके लिए देखें, एक चार्ट बनाया आपकी पाठ्य पुस्तक में, पेज नंबर 67, तालिका 6.4। इसमें पहले पादप हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सिन। क्या पढ़ेंगे उसे? ऑक्सिन। और यही हार्मोन हमने बताया था अभी, तने के शीर्ष पर कौन सा हार्मोन था? यही पहले वाला, ऑक्सिन। अच्छा देखो, इसका कार्य बताओ, क्या कार्य है? सर, कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती। ये पार्श्व क्या, जरा समझ लो। ये तना है, ये तने का जे वाला हिस्सा है, ये दाएं बाएं, ये पार्श्व भाग कहलाएगा। तो इसमें शाखाएं नहीं निकल पाती इसके प्रभाव से, और इसके प्रभाव से तने की कोशिकाएं लंबी होती जाती, तना ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। और हमें तने को अगर पार्श्व शाखाएं पैदा करनी तो हम क्या करते हैं? अगर हम थोड़ा काट दें। अरे आप तो वैज्ञानिक बन गए भाई। पौधों में अगर हमें पार्श्व शाखाएं निकालनी है किसी पौधे में, तो हम क्या करते हैं? कैंची से ऊपर काट दें। इससे क्या होगा? ऑक्सिन हट जाएगा और पार्श्व शाखाएं वृद्धि करने लगेंगी। तो यही कार्य है ऑक्सिन का पौधे में। दूसरे नंबर के हार्मोन का नाम बताओ। आपस में बात ना करें, जो पूछा जाए वही बताएं दूसरे पादप हार्मोन का नाम। जिब्रेलिन। बहुत सुंदर जवाब। किसने उत्तर दिया ये? अर्चना पांडे। अरे अर्चना पांडे जी, आप तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और अर्चना पांडे जी, अब इसका ये बताना है आप लोगों को, इसका कार्य क्या है जिब्रेलिन का पौधे में? इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। ये अंगूरों का आकार तथा इसके गुच्छे की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे अंगूर अगर हम उगा रहे हैं, जो किसान अंगूर उगाते हैं, तो उनके गुच्छे का आकार और उनकी लंबाई बढ़ सकती है, बड़ा गुच्छा बन जाता है, तो अंगूर ज़्यादा लगते हैं उसमें, अगर हम इस हार्मोन का छिड़काव कर दें। और दूसरा है इसका कार्य जो है, जो तने के पर्व हैं, ये किसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं बच्चों? मान लीजिए गन्ना है बच्चों, क्या है? गन्ना देखा है? तो गन्ने में जगह जगह गांठ होती। मान लो यहाँ से गांठ है, तो ये गन्ने को यहाँ से हम तोड़ दें। आप यहाँ से छीलते हो, गन्ना छील देते हैं, तो कई एक जो है गांठों को पार करके उसका छिलका छील देता है। तो जो हिस्सा बचपन में, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो यहाँ से वो छील के उनके पापा जो है उसे तोड़ के ऐसे करके दे देते हैं, उतना ऊपर वाला हिस्सा ऐसे करके तोड़ देते हैं। यस सर। तो जो छील के, इसे कहते क्या है? इतना हिस्सा जो एक गांठ और दूसरी गांठ के बीच का है, जिसे छील के दे देते हैं ना। वैसे बताओ गांव में क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो कत्ता कहते थे, कत्ता। हाँ, गन्ने को छील के जो भाग हम खाते हैं, इतना एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच का हिस्सा, इसे हम वैज्ञानिक भाषा में इसी को पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व। अब आप जरा गन्ने को देखो, गन्ने की जड़ के पास में जो पर्व छोटे छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं। यस सर। और गन्ने के ऊपर भी छोटे छोटे, और बीच में जो पर्व लंबे हो जाते हैं ऐसे, तभी तो बीच का गन्ना छील के खाते हैं। तो इन पर्वों को, जो छोटे पर्व हैं, उनको लंबा करने का काम कौन कर रहा है? छोटे पर्व को लंबा करने का काम कौन कर रहा है? जिब्रेलिन। और कोशिका, छोटी कोशिका को बड़ा कौन कर रहा है? ऑक्सिन। छोटी कोशिका को बड़ा कौन कर रहा है? ऑक्सिन। और छोटे पर्व को लंबा कौन कर रहा है? जिब्रेलिन। अंगूर के गुच्छे का आकार कौन बढ़ा रहा है? जिब्रेलिन। और दाएं बाएं शाखाएं कौन पैदा कर रहा है? नहीं,
जिबरेलिन। जैसे हमने ऊपर काट दिया, दाएं बाएं शाखाएं किसके द्वारा निकली? ऑक्जिन। सिरोक्सिन। तीसरे प्रकार का हार्मोन का नाम देखिए क्या लिखा है किताब में, बताएं। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम है? सर ये कोशिका विभाजन को ये कोशिका को विभाजित को प्रेरित करता है। बहुत बढ़िया। एक कोशिका से दूसरी, एक कोशिका अगर आकार में बड़ी हो जाती तो वो बटके 1 से 2 बना देती है। कितनी बना देती है? 1 से 2। 2 से कितनी हो जाए? 4। 4 से 8। तो कोशिकाएं जब बड़ी परिपक्व हो जाती तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती जाती हैं, जिससे हमारा शरीर बड़ा होता चला जाता है। तो इस कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। बहुत बढ़िया। तो कोशिका को, छोटी कोशिका को बड़ा कौन कर रहा था? ऑक्जिन। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं या कोशिका विभाजन का कार्य कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। अगले चौथे नंबर के हार्मोन का नाम बताओ। एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। इसका क्या कार्य होता है एब्सिसिक अम्ल का? सर ये रंध्रों को बंद इन रंध्रों को बंद करते हैं। हाँ हाँ, ये पत्तियों को झड़ने में सहायक है। पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। अच्छा, कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा जब कभी जमीन में बहुत सारे पौधे होते हैं, उन पौधों के अंदर पत्तियों में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं। पौधे की पत्तियों में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे हमारे भी छेद हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। या छेद बंद कर दो तो क्या हो जाएगा? अब मुंह भी बंद कर दिया टेप से, तब क्या होएगा? सांस अंदर सर हम सांस नहीं ले पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। हाँ, तो जो पत्तियों में जो छेद होते हैं पत्तियों के अंदर, उनमें उनका नाम होता है रंध्र, स्टोमेटा। क्या होता है? इनसे होकर पौधा बाहर से CO2 लेता है, O2 निकालता है, एक काम। और दूसरा काम ये होता है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए दिन के समय पर CO2 लेता है और भोजन बनाता है और ऑक्सीजन पैदा करता है। इसके अलावा जब गर्मी होती है, आपने कभी एक बात सोची कि गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे ठंडक क्यों लगती है? तो जैसे कूलर से, जब कूलर में पानी भर देते हैं, कूलर के आगे बैठते हैं, तो जो पानी की बूंदें भाप के रूप में छोटी छोटी बूंदें बाहर निकल आती हैं, तो कूलर के आगे ठंडक लगती है। और वहीं पर हमें पेड़ के नीचे भी आपने देखा होगा, विकट टीका टीक दोपहरिया है, भरी दोपहरिया, तो पेड़ के नीचे भागता आदमी, क्योंकि वहाँ ठंडक लगती है। जानते क्यों? क्योंकि पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो ऊपर धूप पड़ती पत्तियों के ऊपर, तो उसका पानी भाप बन के पत्ती के नीचे की ओर जो स्टोमेटा होते हैं, श्वसन रंध्र, उनसे बाष्प, जलवाष्प जो है निकलती है। वो जलवाष्प पेड़ के आसपास फिर ठंडक का एहसास कराती है। वो नेचुरल कूलर है। पत्ती की पत्ती, पौधे की जो पत्ती है वो नेचुरल कूलर है, और वहाँ जैसे कूलर के आगे हमें ठंडक लगती है, ऐसे पेड़ के नीचे भी हमें ठंडक लगती है, क्योंकि पत्तियाँ बाष्प के रूप में उत्सर्जन करती हैं जल का। इसी क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये जो हार्मोन है वो बाष्पोषण की क्रिया को, बाष्पोषण को संचालित करने में मदद करता है। जब हमें कभी पौधे में पानी की कमी होती है, तब अगर ये छेद बंद हो जाएं तो जल बाष्प के रूप में नहीं निकलेगा और वहाँ बाष्पोषण की क्रिया नियंत्रित हो जाएगी। इसीलिए पौधा जब कभी ऐसा करने में, छेद बंद करने में असमर्थ रहता है, तो एक समय ये भी आता है कि पौधा उन पत्तियों को ही गिरा देता है जो पानी को खर्च करती हैं, और उसके बाद उस पौधे में नई पत्तियां निकल आती हैं। पतझड़ का समय देखा होगा ना बच्चों? उस दौरान पौधा पूरे की पूरी पत्तियां गिरा देता है। तो वही लिखा है, ये पत्तियों के झड़ने में सहायक होता। तो पतझड़ करने के लिए पत्तियों को गिराने वाले हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल। क्या नाम है? एब्सिसिक। जैसे किसी के 4 बच्चे हैं, बोले ये बच्चे बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो खर्चा करने वाले अब बोले अब पढ़ लिख गए, अब तो हमारे घर से अलग हो गए। ऐसे पौधे की पत्तियां जब ज़्यादा पानी नुकसान करती हैं, तो पौधे के अंदर ऐसा हार्मोन निकलता है, वो उन पत्तियों को ही गिरा देता है, और उसके बाद फिर उसमें नई पत्तियां निकल आती हैं।
और पत्तियों को झड़ने में सहायता करने वाले हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल। एक अंतिम हार्मोन है, 5वें नंबर का पादप हार्मोन है, इसका नाम बताओ। एथिलीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये पादप हार्मोन जो है, बताओ क्या क्या काम करता है। एक कच्चे फलों जैसे केला आदि को शीघ्र पकाने में सहायक करता है। बस, बहुत ही उपयोगी ये हार्मोन एक कच्चे फलों को पकाने का काम करता है। बहुत सारे फल जैसे ट्रक में केला भर लाते हैं और या कच्चे फल हैं, उनको पकाने के लिए जो हार्मोन पादप हार्मोन काम में लाया जाता है, उस हार्मोन का नाम क्या है बताओ। एथिलीन। एक और भी प्रश्न पूछा जाता है, वो कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। जैसे एक ऊतक था, तरल ऊतक था, तरल ऊतक कौन था? रक्त। ऐसे ही गैसीय हार्मोन कौन है? कौन सा पादप हार्मोन गैस की अवस्था में होता है? एथिलीन। वो कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है? एथिलीन। वो कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों को गिराने में सहायता करता है? ना, एब्सिसिक अभी तो पढ़ा। वो कौन सा पादप हार्मोन है जो वाष्पोजन की क्रिया को नियंत्रित करता है? एब्सिसिक अम्ल। वो कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है? साइटोकाइनिन। बहुत बढ़िया। वो कौन सा पादप हार्मोन है जो कि अंगूर के गुच्छे का आकार बढ़ा देता है? वो कौन सा पादप हार्मोन है जो तने की लंबाई में वृद्धि को रोकता है और बगल में या पार्श्व शाखाओं की वृद्धि को बढ़ावा देता है? ऑक्सिन। बहुत ही बढ़िया, आपको पांचों हार्मोन अब याद हो चुके हैं। आपने देखा एक ही बार पढ़ने में आपने बहुत सुंदर जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं इसे आप पढ़ेंगे और अच्छे से सीख लेंगे कौन कौन से जंतु हार्मोन होते हैं, कौन कौन से पादप हार्मोन होते हैं और इनका शरीर में क्या कार्य होता है। और यहीं पर ये हमारा पाठ पूरा हो जाता है। तो इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एक चीज़ जो इस पाठ में खास तौर से पढ़ने वाली होती है, पाठ के लास्ट में लिखा रहा होता है हमने क्या सीखा।